शो की शुरुआत हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज का मुद्दा वैसे बहुत महत्वपूर्ण है जिसको लेकर के हम जनता के बीच में आए हैं कि आज का जो हमारा खास मुद्दा है वो है AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान। इससे पहले आपने एक बयान सुना होगा जब असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा था कि बुरखे वाली प्रधानमंत्री होगी। अब आप इस बात को समझिए, ये बयान दिया गया था जब महाराष्ट्र में BMC का चुनाव था। अब एक और बयान यहां पर सामने आ गया है। ये कहा जा रहा है कि जो एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों को मारा जा रहा है, यानी मुसलमानों में डर पैदा करने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि डाटा सामने आया और सीधे तौर पर आपको बता दें, यहां पर यह कहा गया कि किसी भी तरह से सिर्फ अपराध या अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश की सरकार अपनाती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस अपनाती है, ना कि यहां पर किसी धर्म विशेष को मारा जा रहा है। अब ऐसे में जो डाटा सामने आया, आप इस बात को समझिए कि सितंबर के महीने में तकरीबन 67 मुस्लिम्स थे जो इस एनकाउंटर में मारे गए। 20 ब्राह्मण थे, 18 ठाकुर थे और बाकी पिछड़ी जातियों यानी कि OBC SC ST समुदाय के भी रहे। यानी आप समझिए, अगर अपराध आप करेंगे किसी भी समुदाय से होंगे, बख्शा नहीं जाएगा। नवंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से अब तक मारे गए जो अपराधी थे उनमें लगभग 83% यानी कि 32% जो थे वो मुस्लिम नाम थे। इसका अर्थ ये कि लगभग शेष जो 68% लोग यानी कि 183 अपराधी हैं वो हिंदू या फिर अन्य समुदाय से हैं। तो आखिरकार अगर आपके पास डाटा नहीं है तो गलत आप अफवाह क्यों उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है असदुद्दीन ओवैसी से। इंडिया डेली ये सवाल पूछता है और यही सवाल जनता भी पूछती है, क्योंकि जनता जनार्दन है, आपके बहकावे में यहां पर आने वाली नहीं है। इसी पर हम खास आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राहुल तालान जी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है, तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। हमारे साथ यहाँ पर प्रदीप सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ यहाँ पर संजय कृष्ण जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। असदुद्दीन ओवैसी का यह मुद्दा है जिसमें एक बार फिर से विवादित बयान आया। आप लोग के पास हम आए इस पर जानने के लिए कि आप लोग क्या सोचते हैं। उससे पहले हम अपने गेस्टों के पास चलते हैं सीधे। प्रदीप जी, मुझे बताइएगा, असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस तरह के विवादित बयान क्यों दे रहे हैं? अब एनकाउंटर हो रहा है तो एनकाउंटर तो उस बेसिस पे होता है जिससे अपराध किया। अब उसमें मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, हिंदू हो, किसी भी समुदाय के हो, अब जातिवाद और समुदायवाद वाली चीजें क्यों खेलने लगते हैं? नमस्ते किरण जी और सभी दर्शकों को और सभी उपस्थित भाइयों को। आज शिवरात्रि है और मेरी प्रार्थना है कि जो आस्था रखते हैं वो भी और जो ना आस्था रखते हैं वो भी। हाँ। और भारतीय क्रिकेट टीम को तो सबसे ज्यादा आज श्री काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद मिले। और इसी के साथ एक बार बोले नमः पार्वती पते हर हर महादेव महादेव। अब आप जोश देख सकती हैं कि टीम जो है किस प्रकार से आज यहाँ से इतनी वाइब्स जा रही हैं कि आज टीम तो फिर हमारे इतिहास 1991 से जब बच्चा था तब से देख रहा हूँ, वर्ल्ड कप में हमने हमेशा धोया है। तो आज जिस प्रकार का टीम इंडिया परफॉर्म करेगी, देखिए हम लोग जोश के साथ रहते हैं, सभी क्रिकेट प्रेमी हैं यहाँ पे और सब अपने 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 लेवल पे सभी आज छक्के मारेंगे और वो छक्कों की वाइब सीधे टीम इंडिया के साथ जुड़ेगी और टीम इंडिया छक्कों की आज बरसात करने वाली है। अब मुद्दे पे आते हैं। देखिए ओवैसी जी जो है, आप कुत्ता पाल लीजिए, बिल्ली पाल लीजिए, पर खुशफहमी कम पालनी चाहिए और गलतफहमी तो एकदम नहीं पालनी चाहिए। ओवैसी जी बैरिस्टर कहे जाते हैं, उनको थोड़ा डेटा स्टडी करना चाहिए। आप बताइए कि अगर कोई जेब तराशी या छीना झपटी करने वाला अगर मार के जाता है तो क्या हमको उसकी जाति पता होती है? हमको तो नहीं पता होता है कि वो हिंदू है या मुसलमान है। जो कानून को तोड़ रहा है उसको ये नहीं पता होता है कि भाई मैं अगर भुक्तभोगी हूँ तो मैं पहले थोड़ी देखूंगा, मैं तो कानून के पास जाऊंगा और पुलिस उसके पास आएगी तो पुलिस सबसे पहले बचाने का प्रयास करेगी अपने आप को और जो विक्टिम है उसको, या ये पूछेगी भाई तूने अपनी जाति बता दे फिर तुझे गोली मारता हूँ। ऐसे थोड़ी होता है। तो ओवैसी जी जो है अपनी जैसे बोलते ना कि भाई
थोड़ा हल्ला मचा लें, मेरी दुकान बची रहे, मेरी दुकान चलती रहे। तो आदरणीय ओवैसी जी, देखिए हम लोग बहुत सम्मान करने वाले लोग हैं। भारत भूमि का हर लड़का सभी का सम्मान करता है, भले वो हमारे देश के बारे में कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, लेकिन संविधान सबसे बड़ा है। तो ओवैसी जी ने कुछ खुशफहमियां पाल रखी हैं, कुछ गलत फहमियां पाल रखी हैं। मेरी प्रार्थना है कि आज के दिन श्री काशी विश्वनाथ का उन पे आशीर्वाद लगे। हालांकि उनकी कोई आस्था नहीं होती, लेकिन उनको पे आशीर्वाद लगे और उनकी खुशफहमी और गलतफहमियां दूर हों और वो संविधान का पालन करना शुरू कर दें। उनके वाहियात बयान आते रहते हैं केवल और केवल अपने फायदे के लिए। जनता कहां जा रही है, कौन क्या कर रहा है, किस गरीब मुसलमान का फायदा हुआ, मुझे तो नहीं दिखाई दिया कि आज तक उन्होंने कुछ ऐसा किया हो कि 500 गरीब मुसलमानों को उन्होंने रोजगार दिया हो अपने सामंजस्य से। नहीं, जो सबको मिला है वो भी आप भी करेंगे, यानी सम्मिलित बाजा बजाएंगे और अपना बाजा थोड़ा ज्यादा तेज बजा देंगे। ऐसे थोड़ी होता है। अपना बाजा तेज ज्यादा बजा रहे हैं, आपको भी यही लगता है? देखिए, संजय जी, आप एक पैटर्न पे गौर कीजिएगा कि आज की डेट में वोटों को कंसोलिडेट करने का काम चल रहा है। मालेगांव में इस्लाम पार्टी इसका एग्जांपल है। हाँ। ओवैसी की पार्टी बिहार में जाके 5-6 सीटें जीत पा रही है उस जगह से जहां मुस्लिम बहुल इलाका है। ठीक है, अभी हुमायूं कबीर बंगाल में ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको आप अच्छे तरीके से लीजिए, क्योंकि क्या होता था कि मुस्लिम जो वोट होता है वो कंसोलिडेट होकर एक ही जगह जाता है। तो जो भी पार्टी बीजेपी के अलावा इस वक्त मुस्लिम वोट बैंकों पे डिपेंडेंट थी, उनकी नींव हिली हुई है। इस वक्त वो डरे हुए हैं कि ओवैसी की वजह से। बिल्कुल ओवैसी की वजह से, और उसको देख के जो और भी लोग इस पैटर्न पे चल पड़े हैं उसकी वजह से। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि मुस्लिम पार्टी स्पेशलाइज मुस्लिम पार्टी बन रही है, जिसमें से इस्लाम पार्टी हो गई, उधर हुमायूं कबीर की पार्टी हो गई, इधर ओवैसी तो लीड कर ही रहे हैं फ्रंट से उसको। तो ये किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है कि सारे मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा करके मुस्लिम ही उसका सिरमौर बनेगा और सब कुछ वही देखेगा, वही संभालेगा। इससे फायदा मुस्लिमों को नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होने जा रही है। वोट लेंगे, 5-7 सीट लाएंगे हर एक जगह पे बिखरों में, उनका कोई भला नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस तरह से सत्ता में तो नहीं आ पाएंगे वो। सत्ता में नहीं आ, बिल्कुल। 20% से वैसे भी आप सत्ता में कैसे आएंगे? नहीं, अगर किसी पार्टिकुलर इलाके में सत्ता में आना पड़े तो नहीं आ पाएंगे। किसी राज्य में सरकार बना ले, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम है। ठीक है, अब हम आते हैं कि बात होती है कि हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हाँ, ये पहले अब बयान ये दिया मुझे था। बताइए कि हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनने की बजाय अगर वो ये कहते हाँ। कि कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बने, तो इसमें क्या गुरेज थी? बिल्कुल। देखिए, अब इसके अंदर की बात को समझिए, समझने की चीज है। हाँ। हिजाब वाली से मतलब क्या है? पर्दे वाली, बुरके में, हिजाब में, पर्दे में। हिंदुओं में भी पर्दा प्रथा था, जी। खत्म हो गया, ना के बराबर है। हाँ। पर वो इसको रखना चाहते हैं, और पर्दा प्रथा का मतलब है सप्रेस करके रखना। आप हमारे हिसाब से रहेंगे, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसके हिसाब से रहेंगे। तो ओवैसी के इस स्टेटमेंट के पीछे सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कि उसको एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो मेल डोमिनेटेड रहता हो। भाई, हमारे आसपास, हमारे आसपास, हमारे आसपास पाकिस्तान, बांग्लादेश, इतने पीएम बने, कौन हिजाब में था? कोई हिजाब में था क्या? शेख बिल्कुल हसीना नहीं, हिजाब में कोई थी हिजाब में नहीं था। क्या? इधर बेनजीर भुट्टो हिजाब में थी। 56 मुस्लिम कंट्री है, कोई हिजाब वाली बन गई, कोई बुरके वाली बन गई प्रधानमंत्री? कई कंट्रीज में तो मना है, हिजाब पहनना ही नहीं है। मैं आ रही हूँ राहुल जी आपके पास। जी, देखिए, ओवैसी जी को थोड़ा सा मतलब देखिए, मुझे लगता है कि जब वो संसद में थी, डॉक्टर हाँ। नजमा हेपतुल्ला, हाँ। वो भी एक मुस्लिम महिला जी, थी और जी, बहुत जी। पढ़ी लिखी महिला थी। हाँ। कभी भी इनडिसेंसी में, भले हमारी विचारधारा अलग रही हो, हाँ। लेकिन उनके कैरेक्टर में कभी इनडिसेंसी नहीं देखी। बहुत भद्र महिला, लोग सम्मान करते हैं उनका। और वो इतने समय तक सदन में रही, इतने समय तक पोजीशन पे रही, कभी हमको तो ये ऐसा सुनने को नहीं मिला उनका कोई स्टेटमेंट आया कि इस तरह के हिजाब वाली ही महिला आगे बढ़े। अरे आप, एक वो पर्सनल मैटर है। मैंने सुना है कि कहीं उसका भी नहीं होता कि कुरान शरीफ में उसका कोई वर्णन हो कि नहीं। वहाँ नहीं, कुरान में मुझे लग रहा है हिजाब का कोई जिक्र नहीं है, कुरान में भी हिजाब का जिक्र नहीं है। राहुल जी मुझे बताइएगा, तो सिर्फ ये राजनीति और मुस्लिमों को क्या एक तरह से उनमें डर पैदा करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी इस तरह का बयान जो है वो देते हैं, और वाकई क्या फायदा होगा? देखिए, डर नहीं, कंसोलिडेट करने के लिए वोट को ये बयान देते हैं। वो बताते हैं कि भाई ये जो यहाँ एक मुख्यमंत्री हैं वो हिंदूवादी हैं, योगी आदित्यनाथ, और वो मुसलमानों को शिकार कर रहे हैं। हाँ। तो मुसलमानों में डर पैदा होगा, डर पैदा होकर उनको कौन रहनुमा नजर आएगा? ओवैसी नजर आएंगे। तो वो जैसे बिहार में हुआ वैसे यूपी में करने के चक्कर में वो, पर मैं जानता हूँ कि यूपी के मुसलमान बड़े समझदार हैं और ओवैसी की ट्रैप में नहीं आने वाले हैं। यूपी के मुसलमानों को पता है राजनीति कैसे होती है और ये हैदराबाद से आके कौन सी राजनीति कर रहे हैं, तो वो सब पता है उनको। देखिए, लेकिन सवाल ये है कि जो मुस्लिम पार्टी वाली ये जो इन्होंने बोला कि अलग अलग जगह पे मुस्लिम पार्टियों को उभार हो रहा है, मुस्लिम लीडर अलग अलग पार्टी बना के आ रहे हैं, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। ये भारत में पहले भी हो चुका है।
आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग क्या कर रही थी? मुस्लिम लीग एक अलग मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व की बात करती थी, फिर धीरे से उसने बंटवारे की बात आगे बढ़ा दी। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की वोट की बात करती हो, हाँ। वो फिर बाद में बंटवारे की जो हवा है उसको आगे बढ़ाएगी। तो ओवैसी हो या कोई भी हो, ओवैसी का तो खुद का इतिहास बहुत खराब है। ये रजाकार उस फैमिली से बिलोंग करते हैं कि जिन्होंने हिंदुओं को कितना मारा था। तो इनकी खुद की बड़ी आइडेंटिटी ऐसी है कि ये हैं क्या, और ये बनते हैं जैसे कहीं जाते हैं तो बताते हैं कि बड़े भारत के भक्त हैं, देशभक्त हैं, ये हैं वो हैं। तो ये जो चुपके से एजेंडा चल रहा है, देखिए वो ठीक है, ये बोल रहे हैं कि बॉल और जो पार्टी हैं बाकी उनमें एक भ्रम है, लेकिन एजेंडा मैं चाहूंगी पब्लिक से भी इसका जी जवाब लूं। देखिए जो ये एजेंडा चला रहे हैं ना, ये उन डर की बात नहीं है, उन पॉलिटिकल पार्टी के लिए डर की बात नहीं है, पूरे देश के लिए डर की बात है कि एक जो 20% बहुसंख्यक आबादी है, दूसरी बड़ी बहुसंख्यक आबादी है, वो अलग अपना एजेंडा और ये तय करने लग जाए, तो फिर आपको ये एक देश के नाते बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी होती हैं। और आप कल को फिर ये सब इकट्ठे होकर ये बोलेंगे कि टेररिज्म तो मुसलमान है ही नहीं, जबकि भारत में भटकल बंधु और ये वो एक लंबी दास्तान रही है टेररिज्म की। जी तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी का जवाब, क्या ये एक भटकाने वाले एजेंडा चलाया जा रहा है यहाँ पर, क्या जिसका जिक्र कर रहे हैं हमारे सारे राहुल जी नाम है ना आपका, राहुल जी की बहुत सी बातों में सहमत नहीं रहता हूँ, मगर इन्हें भी एक बात बड़ी अच्छी कही कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है वो वैसी को समझता है। अभी सर आपके पास आंकड़े होंगे, 2022 में चुनाव हुआ था, वैसी ने 100 विधायक खड़े किए थे। तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान इतने समझदार हैं, 97 की जमानत जब्त हो गई थी। अब आप नजर लगा दीजिए कि कितनी मोहब्बत करते हैं उस हिसाब से, कि 97 100 में से 97 की जमानत जब्त। मतलब चलिए आपकी पहली एक बात पे भरोसा यहाँ पर कर रहे हैं और उसको सच आपकी बता बातें रहे मुझे कम पसंद आती है, मगर आपने एक बार अच्छी बोली, बुरा नहीं मानिएगा आप। ठीक, बस यही सवाल था। हैं। आइडियोलॉजी है सबकी, अपनी 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 सोच, अपनी अपनी विचारधारा। आपको क्या लगता है ऐसे इसमें जो असदुद्दीन ओवैसी का बयान है उसको कैसे देखते हैं? नहीं, बयान गलत है। बयान गलत है, बयान नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? कुंवर सिंह। हाँ? और कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। अच्छा कुंवर सिंह। मैम हमारा कहना ये है, जी। ये मुद्दे तो रोज ही ऐसे हिंदू मुसलमान वाले आ रहे हैं। मेरा कहना ये है कि आईपी हो, वीआईपी हो, शिक्षा और स्वास्थ्य सबका एक जैसा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मेन मुद्दा यही है। मेन मुद्दा यही मैं है। बस- प्रवीण जी, इसका जवाब आप दीजिएगा क्योंकि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, इससे बेहतर और कौन जवाब देगा यहाँ पर। तो बताइए, वो कह रहे हैं कि वीआईपी हो, क्योंकि एक पब्लिक के बीच से भी सवाल जो है उसको उठाना भी जरूरी हो जाता है। तो वीआईपी हो या आम हो, सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जो है उस पर बराबरी होनी चाहिए। जी निश्चित तौर पे, और हमारी सरकार, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार इसका जी। भरसक प्रयास कर रही है। अब एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि जहाँ हमारा शासन है वहाँ तो हम केंद्रीय योजनाओं को या राज्य की योजनाओं को लागू करने में सफल होते हैं। जी। अब उसका एक छोटा सा एग्जांपल हम दे देते हैं। दिल्ली के पूर्व, हम सभी एनसीआर में रहते हैं, जब तक केजरीवाल जी थे उन्होंने जो है आयुष्मान योजना लागू नहीं की थी। तो आयुष्मान योजना लागू होने से अभी देखिए क्या है कि उस पर भी और बात हो रही है कि 6 लोगों के यूनिट होते हैं तब वो बनता है, लेकिन वो जो 4 यूनिट 4 लोगों का फैमिली है उसमें भी इसको बनाया जाए, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। अभी मैं किसी चीज़ को कंफर्म या किसी को अप्रूव नहीं करता, लेकिन जनता से जब बातें उठती हैं तो निश्चित तौर पर सरकार जनता के लिए ही है और सरकार अपने लिए नहीं होती, सरकार जनता के लिए होती है। तो उसको इम्प्लीमेंट किया। तो जो दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले 5 कामों में से अगर मैं कहूँ कि आयुष्मान योजना लागू की गई। दिल्ली में निश्चित तौर पर बहुत घनी आबादी है, प्रेशर ज़्यादा है, चूँकि मेडिकल सुविधाएं या संस्थान यहाँ पे अच्छे और बड़े हैं, इस कारण से लोग, पास के लोग भी यहीं आना पसंद करते हैं। जी। अब मैं किसी को डिनाई या डिफेंड नहीं करना चाहता हूँ इस तथ्य से, लेकिन सभी का कैटरिंग सभी की होती है, पेशेंट सबको होते हैं। अब वो कभी किसी की परिस्थिति हो कि गाड़ी उसकी ना पहुंच पाए और भीड़ लग जाए, क्योंकि ज़्यादातर देखिए इमरजेंसी तो सभी को बराबर ट्रीट होती है, लेकिन नॉर्मल जब आप ओपीडी में जाते हैं तो निश्चित तौर पे संसाधन जो है सरकार के हैं, उनको बढ़ाने में लगी हुई है सरकार। बीते 12 वर्षों से हम आगे भी उसको बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में बढ़ाने के नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश अगर मैं कहूँ तो 25 करोड़ की आबादी वाला एक यूरोप से बड़ा राज्य है भारत में। 49 देश हैं यूरोप में, उनकी आबादी 24 करोड़ से कम है, और यहाँ पे एक व्यक्ति और एक सरकार जो है उसको लेकर के चल रही है। तो अब मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मूल स्थान मेरा उत्तर प्रदेश ही है। पहले बीमारू राज्यों का जो ठप्पा हमारे से हटा है
वो मेरे लिए गर्व की बात है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं, हम सेफ्टी सिक्योरिटी, सबसे पहले समाज में सिक्योरिटी और सेफ्टी होनी चाहिए। मेडिकल पे बाबा जी का बहुत ध्यान है और उसको धीरे धीरे पहले से हम आगे की कई तरफ बढ़ाते अच्छा हुए। बढ़ा रहे हैं। एक और एग्जांपल देना जी, चाहूंगा कि हाँ। देखिए पंजाब से कुछ उद्योगपति आए उत्तर प्रदेश में और उन्होंने जो बोला कि देखिए अब हमारी तो सुरक्षा वहां पे है नहीं, और आने के साथ ही तुरंत के तुरंत आदि महाराज जी ने एक जो है हरदोई के पास जो है बेल्ट बनाई। देखिए क्या होता है, रोजगार के लिए रोजगारों का लगना जरूरी है। तो हर फ्रंट पे, चाहे वो रोजगार हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आज उत्तर प्रदेश चौतरफा जो विकास करने की कोशिश है। अच्छा ये मुझे बताइएगा, मतलब बुरखे वाली प्रधानमंत्री के साथ साथ अब इस तरह का ये जो बयान दिया गया है असदुद्दीन ओवैसी के तरफ से, हमारे सामने तो डाटा है। अब पब्लिक पूछेगी तो जरूर ना कि भाई हमारे सामने तो डाटा है, हम तो खुद देख रहे हैं कि किस तरह से एनकाउंटर हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये जो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्या आप एक फायदा उठा पाएंगे, और ऐसे में बाकियों को, यानी मैं सेक्युलरिज्म की का जो राग अलापते हैं खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, उनको क्या बेनिफिट होगा और उनके लिए कितना बड़ा घाटा? उनको तो नुकसान ही हो रहा है ना, नुकसान होगा। उनको तो उल्टा नुकसान ही हो रहा है। अगर मुस्लिम वोट बट रहा है तो उसको सीधा सीधा नुकसान ही तो हो रहा है। यही तो मैं कह रहा था, ये मैं यही कह रहा हूँ कि उनके खड़े होने से बीजेपी को डायरेक्ट फायदा मिल रहा है। बाकी सारी पार्टियां जो मुस्लिम वोट पे डिपेंडेंट थी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सबको सीधे सीधे नुकसान हो रहा है। अभी देखिए, अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है और राहुल जी ने ठीक कहा कि ये एक्चुअली आगे चल के बहुत खतरनाक हो जाने वाला है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम कहते हैं कि हमारे देश में अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री 10 साल हमारे यहाँ थे, ठीक है। हमारे, अगर आप कहते हैं कि मुस्लिम देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। अब एपीजे अब्दुल कलाम 5 साल राष्ट्रपति रहे, प्रथम नागरिक रहे जी। हैं। तो सबको बराबर अपना हिस्सा हमेशा से मिलता रहा है, गवर्नमेंट किसी की रही हो। आज बीजेपी के गवर्नमेंट में जितनी भी योजनाएं हैं, क्या उसका फायदा सिर्फ हिंदू उठा रहे हैं? आप अगर आंकड़ों पे जाएंगी तो हिंदू से आधे से भी आधी संख्या मुसलमानों की, पर फायदा उठाने में वो ऑलमोस्ट 50% है हर योजना में। हिंदू पिछड़े, बहुत पीछे हैं उन योजनाओं का फायदा उठाने में। तो ये सब क्या दिखाता है कि ये सब सिर्फ राजनीति है, उसकी कोशिश हो रही है। यूपी में वो लगातार कोशिश करते रहेंगे क्योंकि यहाँ मुस्लिमों का वोट बहुत ज़्यादा है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आज नहीं देर सवेर कौन सी बात क्लिक कर जाएगी और मुझे यहाँ भी 10, 12, 15 सीटें मिल जाएंगी, तो मैं यहाँ भी बैठ जाऊँगा और मेरी पार्टी एक ग्रैंड लेवल पर नेशनल पार्टी बन जाएगी। प्लानिंग कुछ और है, ये प्लानिंग आगे चल के राहुल जी के हिसाब से वहाँ भी जाएगा। लेकिन अभी जो प्लानिंग है वो ये है कि अपने आप को नेशनल पार्टी बनाना है, बड़ी पार्टी बनाना है, बाहर से फंड लाना है, हर तरह से ये दिखाना है कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों का सिरमौर मैं ही हूँ, इनकी चिंता सिर्फ मैं करता हूँ। फंडिंग पे मैं प्रदीप जी आपके पास आऊंगी, लेकिन राहुल जी ये मुझे बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिहार में आप जाते हैं, आप अच्छे खासे वहां पर जो है नंबर्स, यानी वोट के जरिए नंबर्स लेकर के आते हैं, फिर भी आपको लिए अन्य पार्टियां जो है दरवाजा नहीं खोलती। आप बीजेपी को हराने की बात करते हैं और यहाँ पर भी आप इस तरह के बातों को कह करके ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व का एजेंडा चलाती है, इसलिए हमें ये एजेंडा चलाने की जरूरत पड़ रही है। देखिए, ये कहने की बात है। देखिए, अगर जो और जो पार्टियां हैं वो AIMIM से दूरी रखती हैं तो फिर उन पार्टियों की सराहना की जानी चाहिए। ये एक ठीक बात है कि वो अगर जो आप ये बोल दें कि वो मुस्लिमों पे, समाजवादी पार्टी मुस्लिमों पे डिपेंड है या कांग्रेस मुस्लिमों पे डिपेंड है, आरजेडी मुस्लिमों पे डिपेंड है, लेकिन अगर जो वो AIMIM या ओवैसी को अपने गले नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो उससे दूरी बना रहे हैं। और दूरी के तो आप वोटर से भी दूरी बना रहे हैं ना। कई वोटर्स जो AIMIM को पसंद करते होंगे उनसे भी तो दूरी आपने बना ली, जो बिहार में हुआ। देखिए, वोटर को आपके, देखिए जो नेशनल एजेंडा तय क्या होगा ये सरकारों को करना चाहिए, जो बड़े बड़े थिंक टैंक है उनको करना चाहिए। अगर जो ओवैसी आ रहे हैं यहाँ और वो मुस्लिमों में कट्टरता लेके आ रहे हैं और अपनी पार्टी की वोट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो ये चिंता की बात है। अगर जो वो पार्टी उनसे दूरी बना रही है ये सही चीज है, अगर जो लोकतंत्र के हिसाब से देखें आप इसको। लेकिन उनका, देखिए ओवैसी का कोई ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कोई सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लिया। उनकी पार्टी के नाम में ही मुस्लिमीन है, तो वो पता चलता है कि धार्मिक पार्टी है, धर्म की वोट चाहिए, एक खास वर्ग की वोट चाहिए उसको। तो जो इस मेंटालिटी के साथ पॉलिटिक्स में है वो ठीक है, वो चोला बदल सकते हैं वोट के लिए। कभी बोल देंगे कि जय भीम जय मीम, दलित वोट चाहिए हमको, ये चाहिए, दलित और मुस्लिम भाई भाई हैं, वो एजेंडा बदल सकते हैं। लेकिन जो उनका छुपा हुआ एजेंडा है वो नहीं बदल सकते हैं। वो छुपा हुआ एजेंडा ये है कि पूरे देश के मुसलमानों के एक रहनुमा बनो, जिन्ना के तरीके से। ओवैसी भारत का अगला जिन्ना बनना चाह रहे हैं और इस पे बीजेपी को भी ध्यान देने की जरूरत है, बाकी पार्टियां दे रही हैं।
लेकिन बीजेपी का भी इस पे ध्यान नहीं है। ये ओवैसी जो हैं ये गलत जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए वो क्या है जो मैं बोल रहा हूँ कि वो वहाँ से हैदराबाद से, वो हैदराबाद रजाकार फैमिली से, वो रजाकार वो जिन्होंने हिंदुओं को मारा था, वो रजाकार जो हैदराबाद को भारत में शामिल नहीं कराना चाहते थे, वो लड़ने के लिए तैयार थे भारतीय आर्मी से। तो वो है ना, तो उनके जो उस मेंटालिटी का हो और उनका ये वो हो, उनका बैकग्राउंड ये हो, तो फिर आपको संभल के रहने की जरूरत है। ठीक है, आप छोटी पॉलिटिक्स के लिए और तत्काल पॉलिटिक्स के लिए ओवैसी से फायदा देख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस देश को ओवैसी से फायदा बिल्कुल नहीं है। नहीं होगा। अच्छा, ये आपके लिए भी सवाल था कि बीजेपी इस पर ध्यान नहीं दे रही है कि ओवैसी जो है दूसरे जिन्ना बनने के इसमें है। इसी के साथ ये भी बताइएगा कि ओवैसी की काट के लिए फिर आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि बार बार उनका ये कहना होता है बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, इसलिए हमें मुसलमानों को सुरक्षित करना है। किरण जी देखिए, ये कुछ सवाल से मैं सहमत नहीं होऊंगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी राहुल जी आपके सवाल से सहमत नहीं है? नहीं, बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो एक संवैधानिक तरीके से रजिस्टर्ड होती है और संवैधानिक तरीके से अपना काम करती है। तो कोई ऐसा नहीं कोई ऐसा कोई जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन कमीशन की, उसमें साफ लिखा हो कोई धार्मिक पार्टी या धार्मिक नाम से नहीं हो सकती है, तो वो क्यों हो गई? सवाल ये है। उसको दिखाने के लिए उन्होंने 2-4 हिंदू रखे हुए हैं ना अपने पास कि भाई हम नहीं है एजेंडा। अभी तो वो मनमोहन गामा जैसे लोग रख लिए हैं, उससे पहले तो वो पार्टी बस वहीं थी हैदराबाद में। वो हैदराबाद में बोलते थे कि उनका भाई अकबरुद्दीन बोलता था कि भाई छोड़ दो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम हिंदुओं को काट देंगे, 15 मिनट में इस देश से हिंदुओं का सफाया कर देंगे। ऐसे ऐसे बयान दे, यही तो चालाकी है ना, यही चालाकी है ना, नियम के तहत रह के वो अपना एजेंडा चला रहे हैं। आप बीजेपी गवर्नमेंट को जो कह रहे हैं कि कुछ करे, वो कैसे करे? कुछ रूल ब्रेक करें वो, तभी तो उस पर शिकंजा कसा जा सकता है। 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए, ये तो ब्रेक ही है ना। उनका केस तो चल ही रहा है, आज तक कौन सी सुनवाई हो गई अदालतों में? वो आज तक तो केस चल ही रहा है, वो सुनवाई खत्म तो नहीं हुई उसकी। उस पर भी जब फैसला आएगा तो आएगा, उसमें बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से। जी देखिए, अगर भारतीय राजनीति को आप देखेंगे तो इनको तूल देने का काम जो है क्या है कि कांग्रेस को अपना डर लगता है, समाजवादी पार्टी को अपना डर लगता है, और ओवैसी जी देखिए भारत के नागरिक हैं और संविधान किसी भी नागरिक में किसी प्रकार का भेद नहीं करता। लेकिन अगर आप उसको एक्स्ट्रा पोलराइज करना चाहें, आप उसको एक्स्ट्रा माइल ले जा करके केवल अपना फायदा कराना चाहें, तो निश्चित तौर पे एक का फायदा होता है, बाकी सबका नुकसान होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, उसकी योजनाएं ये डिफ्रेंसिएशन नहीं करती हैं, और हम संविधान के दायरे में रह के ही बात कर सकते हैं। इस देश की जनता ने जो भरोसा व्यक्त किया है उससे बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं। तो हम शॉर्ट टर्म 2 सेकंड की पब्लिसिटी के लिए, नहीं 2 सेकंड की पब्लिसिटी के लिए हम संविधान ब्रेक करके या एक्स्ट्रा पोलराइज करके लिए हम आगे की बात कर रहे हैं। 47 तक हमें विकसित राष्ट्र बनना है, और अगर ये छोटी छोटी चीजें जो कि ऐसा जो कि अभी 2 मिनट का रूल ब्रेक करके हमको क्या पब्लिसिटी मिल जाएगी, ओवैसी जी उसको कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। देश की जनता है, देश की जनता समझती है। अभी भाई ने बताया ना कि 97 उनकी सीटों के जमानत जब्त हुई थी। आगे हो सकता है 100%, 100 आउट ऑफ 100 उनको मिले जमानत जब्त कराने। ठीक है, आगे मैं आपकी बात को भी लूंगी। हम आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था मैडम, एक बात बताओ मुझे, मैं बहुत देर से यहाँ सुन रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा रोजगार, चिकित्सा, कोई भैया, आप शिक्षा। डेली आते हो, आया क्या करिए ना, हमारे यहाँ ये टॉपिक चल चुका है, यूजीसी यूसीसी सब चल चुका है। भाई मैं डेली बोल बोल के थक गई हूँ, आप लोग किसी को कुछ बोलना नहीं। ठीक है, हो चुकी बात हो चुकी। डेली आया किया करिए, डेली आया किया करिए, डेली आया करो भाई। ठीक है, चलिए। हाँ, अच्छा, आप यहाँ पर कह रहे थे जो जिस तरह की, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, क्या है सवाल, क्या है? आइए बताइए। किसान का, आप किसान हैं? जी, खेती कर रहे हैं? कहाँ पर? खेती। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? यहाँ आए थे घूमने के लिए। घूमने के लिए? जी। बताइए समस्या यह है कि फसल के बारे में तो कोई बोलना नहीं चाहता है। हर बीजेपी बोलना नहीं। आपकी समस्या क्या है फसल को लेकर? समस्या है, कोई आलू की महंगाई वाली है, कोई फसल की महंगाई है, रेट मिले मार्केट एमएसपी से। बोलिए कि मिनिमम सेलिंग प्राइस हाँ। जो है वो तय नहीं। हाँ, वो तय नहीं हो रहा है, बढ़ाना और कोई हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। और इतना भी है भाई, रोजगार भी नहीं मिल रहा है। बजट आया, उसमें बजट आया, कृषि को लेकर के बजट बढ़ाया गया ना अभी उत्तर प्रदेश में। बजट बढ़ा गया है तो भी आलू बिल्कुल सस्ता चला, किसान क्या उसकी लागत भी नहीं निकल रही है। लागत नहीं निकल रही, आलू की लागत नहीं निकल रही है। ठीक है, आप ही का जवाब यहाँ पर प्रदीप जी जो है वो दे देंगे। हाँ, देखिए भाई सुनिए। देखिए, जब वो कानून आए थे जो किसान हितैषी कानून थे, भाई इधर से आ जाइए। जब वो किसानों के हित के लिए कानून आए थे, हाँ। तो संगठित तौर पे
सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो किसान हैं वो 2 एकड़ से जोत से बड़े किसान हैं या 2 एकड़ से छोटे किसान हैं। और हमारे यहाँ संविधान में किसान की कोई परिभाषा नहीं दी। देखिए, कोई सरकारी नौकरी करता है या कोई नौकरी करता है तो वो टैक्स नेट में आता है, इसकी परिभाषा तो सबको पता है। लेकिन एक बेचारा किसान ही इतना गरीब है कि उसको किसी भी परिभाषा में नहीं रखा गया है। तो अगर सीधे सीधे से बोले कि सरकार की ये जो क्रेडिट योजना है, 2 एकड़ से कम जोत वाली भूमि के किसान हैं, मैं आप दोनों के पास भी आ रही हूँ, आप दोनों के पास भी आ रही 2 हूँ। एकड़ से ठीक है, ज्यादा क्या 2 बोले? एकड़ से हाँ। 2 एकड़ से ज्यादा की जोत वाले किसान हैं, क्या उनके पास प्रेस्टीज गाड़ियां हैं? 30-40 लाख की गाड़ियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ रही है। बहुत से लोग अपने आप को किसान कहते दिख जाएंगे और पता चलेगा कि उनके पास 4-4, 5-5 ऐसी गाड़ियां हैं जो कि क्लास 1 ऑफिसर जिंदगी भर ईमानदारी से कमाता रह जाए तो भी उसमें से एक गाड़ियां नहीं खरीद सकता। तो सबसे पहले तो ये दिखाना होगा। अब देखिए क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, किसानों के लिए खून पसीना सीना भी निकाल के रख देना, तो ऐसी व्यवस्था बन गई है। आप बताइए, काले कानूनों को मोदी जी ने वापस ले लिया, लेकिन किसी ने उसका गहनता से अध्ययन किया? बाद में जब छानबीन हुई तो पता चला जी पैसे कहां से आ रहे हैं। 15 लाख किसान, 15 लाख पैन कार्ड और आधार कार्ड जब लिंक करने की बारी आई, जिससे कि क्रेडिट मिल रहा था, सीधे 2000 का मिल रहा था, 15 लाख लोग पंजाब से गायब हो गए। आखिर वो कहां से आए थे जो रजिस्टर हो गए, और क्या वो किसान नहीं थे तो कौन था वहां पे? अगर इन सब की जांचों को करने लग जाए सरकार, तो वही किसान नेता जो सड़कों को जाम करके बैठते हैं वो आ जाएंगे कि आप किसानों को परेशान कर रहे हैं। तो या तो आप संविधान का पालन कर लीजिए, और या तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि अगर आप 2 एकड़ से छोटी जोत के किसान हैं तो आपके पास ये 5 स्टार गाड़ियां आती कहां से हैं। तो या तो अपने आपको किसान मत कहिए, और या तो उस गाड़ियों को चलना बंद कर दीजिए। चलिए, दोहरापन नहीं दोहरी नीति नहीं चलाएंगे। हाँ, कुछ सवाल है आपका? जी, छोटे किसानों की तो ये बात है, जब आदमी खेती करता है उस टाइम फसल बोता है, उस तो खादों की इतनी किल्लत हो जाती है कि छोटे किसानों का नंबर भी नहीं लगता, उसको ब्लैक में ही लेने पड़ती है, चाहे अपना जेवर रखे कुछ भी तो कर। काला बाजारी पे किसी तरह की नकेल कसने के लिए कोशिश हो रही हो? 12 वर्षों में अभी तो चलिए खाद की बात है, पहले तो उस बेचारे किसान को बीज खरीदने के लिए भी साहूकार से मोटे ब्याज पर उधार लेना पड़ता था। आज उसे 2000 रुपए अगर बीज के लिए मिल रहे हैं तो वो पहले नहीं मिलते। तो हम जो आगे बढ़ रहे हैं, अच्छाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसको देखना चाहिए। खाद की निश्चित तौर पे वैश्विक अर्थव्यवस्था के कारण से रशिया से हमारे पास खाद आती थी, बहुत खाद आती थी, उनके पे प्रतिबंध लगा। वैश्विक व्यवस्था भी है, हम जिस दिन अपना मैन्युफैक्चर कर लेंगे कोई किसान नहीं बचेगा। कब तक करेंगे, क्योंकि ये किसान तो इंतजार कर रहे हैं ना। देखिए, कुछ चीजें भारत भूमि में, भारत जो हमारा कंट्रोल है संविधान के अंतर्गत है, लेकिन वैश्विक व्यवस्थाएं जो परिवर्तित होती रहती हैं उस पे हमारा कितना है। अगर हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग तो हमारे इसमें होगा ना डिपेंड। एक मिनट क्रूड ऑयल की बहुत बड़ी परेशानी आई 2021 के बाद से लेकर के 24 तक। जो भी थोड़ा पढ़ा लिखा जानकार है वो समझता है कि विदेशों में तेल क्या मिल रहे हैं, और पूरा विकसित यूरोप है उनकी ऐसी की तैसी हो गई तेल को लेकर के, उनको घर गर्म करना मुश्किल हो गया। लेकिन भारत में क्या किसी को पता लगा कि 150 रुपए पेट्रोल हो गया? बहुत दूर जाइए, लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में बांग्लादेश और पाकिस्तान का नाम लेते हैं। पाकिस्तान में तेल की 250 मतलब 100 रुपए का जो तेल मिलता था हमारे यहाँ मिल जाता है और 250 कीमतें हैं। कोई जाके उसको एक बार तेल से खाद पे आ जाए ना, वो इंतजार खाद के लिए कर रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए, अभी बीज पे राहुल जी, बीज पे हमने अपने किसानों को आत्मनिर्भर बनाया है। उन्हें मोटे नहीं तो अभी तो वो हर फसल में बेचारा ओवर कर्जा लेता था, फसल उगाता था, ऐसा लगता था कि वो हैप्पीनेस के लिए काम कर रहा है, जबकि वो पेट के लिए काम करता था। तो आज अगर उसको बीज के पैसे उपलब्ध हैं, निश्चित तौर पे आने वाले जल्दी ही ये जो खादों की समस्या है ये भी रिजॉल्व की जाएगी। बड़ी चीजें होने में वक्त लगता है। उत्तर प्रदेश टाइमलाइन देंगे? देखिए, टाइमलाइन देना देखिए, बहुत सारी हमारी सरकार टाइमलाइन पे ही काम करती है, लेकिन अगर जहां तक कि खाद की बात अगर आप करें तो उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं पता कि कौन सा किसान है, मतलब निश्चित तौर पे इस पे हम काम कर सकते हैं। अगर वो किसान का पता ले आकर के दें और उसको ना मिल रही हो तो मैं व्यक्तिगत तौर पे ये रिस्पांसिबिलिटी लेता हूं। ठीक है, आपको दिक्कत हुई है कभी खाद को लेकर के? आप गए हो? हर साल दिक्कत होती है। उसके बाद जो है सो सरकार से या अधिकारियों से जुड़े हुए हैं बड़े किसान हैं, काश्तकार, वो जो है सीधा उनके घर पे ही माल पहुंच जाता है, और छोटे किसान काला बाजारी जो है देखिए, कौन बड़ा अधिकारी है उसका कोई प्रूफ लाके दे। संविधान में उसके अगेंस्ट जो है धाराएं, विसंगत धाराएं, इस पे कार्रवाई जो है वो खाद की तो सदा किल्लत ही रही है। मेरी जमीन जेवर खादर में है और डीएपी जो मिलता है वो मिलता ही नहीं है। 1500 का कट्टा वो 2-2,500 मैंने खुद खरीदा, मैं लेके आया हूँ 2,500 का। यूरिया है, यूरिया नहीं मिलता है। 300 का कट्टा आ रहा है, हमको मिलता है वहाँ 600-700 रुपये में। बताओ क्या करें, महंगाई तो काफी है। महंगाई भी है और काला बाजारी, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको भी दूर करने की जरूरत है और मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार इस पे जो है पुख्ता। एक चीज मुझे बताइएगा संजय जी कि असदुद्दीन ओवैसी, वापस से हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं, और संभवतः जो है जनता को थोड़ा अपना जवाब मिला होगा, लेकिन कुछ काम होने में थोड़ा वक्त लगता है। इससे ज्यादा टाइमलाइन तो कोई दे भी नहीं पाएगा। अब ऐसे में ये मुझे बताइए, असदुद्दीन ओवैसी बार बार कहते हैं
बुरखे वाली मुस्लिम महिला हो, जो है मुसलमानों को मारा जा रहा, आप इतने मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर में आपके जिला अध्यक्ष कितने जो है वो महिला है मुस्लिम के तौर पर, आपने किस बड़े पोजीशन पर महिलाओं को रख दिया है वहां पर। ऐसे कई जो वाक्य है वो सामने में आते हैं कि जहां पर आपने सिर्फ उनके ऊपर में राजनीति की है, आपने उनको खुद उस पायदान पे कभी नहीं रखा। अमल में नहीं लाया। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को चाहिए कि सबसे पहले अपने हर प्रदेश की अध्यक्षा को हिजाब वाली चुने, एक एग्जाम्पल सेट करे कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, इसलिए हम ऐसा चाहते हैं। बट वही बात है कि आप खुद वेजिटेरियन हो और सामने वाले को कह रहे हो रोज चिकन खाओ जी, ठीक है, या आप चिकन रोज खा रहे हो और सामने वाले को कह रहे हो चिकन खाना गलत काम है जी। तो ये कौन सा तरीका है? आप कोई भी चीज़, जैसे एक एफएम का ऐड आता है, खुद को बदलने से पहले, औरों को बदलने से पहले खुद को बदले। तो पहले आप करके दिखाइए, एग्जाम्पल सेट कीजिए, फिर आप सबसे एक्सपेक्ट कीजिए कि देखिए हम करते हैं, आप भी करिए। पर अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ये साफ और साफ यही दर्शाता है कि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। आप सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि मैं मुसलमानों का सिरमौर हूँ, मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ रहोगे तभी तुम्हारा भला होगा। और उसके लिए चिकनी चुपड़ी बातें करना, वो बातें करना जो मुसलमानों को अपीज कर सके, जो उनको लगे कि हाँ ये हमारी बातें करता है, हमें इसके साथ रहना चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस पर हम जितनी मर्जी डिबेट कर ले, जो भी कह ले, पर मुद्दा यही है, मकसद यही है। आगे चल के राहुल जी की बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि आगे चल के वो जिन्ना ही बनने के राह पे चल पड़े हैं, इसके अलावा उनका और कोई मकसद है नहीं। अच्छा, आप जो कह रहे थे और कहते कि बीजेपी उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, तो इनका यही कहना था कि बीजेपी कानूनी तौर पर अगर कुछ गलत करेंगे तभी तो कुछ किया जा सकता है ना, अगर कुछ गलत ही नहीं कर रहे तो फिर कैसे? देखिए, बीजेपी या कोई भी पार्टी, ये बात कानूनी तौर की नहीं है। आप जब लड़ाई लड़ते हैं तो आइडियोलॉजिकली लड़ते हैं। आइडियोलॉजिकली जैसे हम डिबेट करते हैं कि वीर सावरकर थे, विपक्षी नहीं मानते हैं कि वीर थे, वो उन पे बहुत सारे आक्षेप लगाते हैं, है ना, और हम लोग उनको डिफेंड करते हैं। वैसे ही मैं इस बात की कह रहा हूँ कि आप ये मत करिए कि आप उनको जेल में डाल दीजिए, ये डाल दीजिए। आइडियोलॉजी को आप आइडियोलॉजी से ही मार सकते हैं। आपको अच्छी आइडियोलॉजी डेवलप करनी होगी, लोगों को बताना होगा कि ये आदमी ये कर रहा है, लेकिन उसका फायदा लेने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बात देश की है। देखिए, अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि पुलिस उनको गिरफ्तार करे और जेल में डाल दे। पब्लिक लीडर को जेल में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन पब्लिक लीडर से लड़ने के तरीके होते हैं। अगर जो आप लड़ेंगे, जनता को जागरूक करेंगे, बताएंगे मुसलमानों को कि ये भेड़ की खाल में भेड़िया है, तो जनता समझेगी। लेकिन आप बता ही नहीं रहे कि वो भेड़ की खाल में भेड़िया है। आप तो बस कह रहे हैं कि नहीं एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी, बाकी चीजों पे भी ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने उसको रजिस्टर करके फायदा भी तो है। बीजेपी क्यों करेगी? क्या इससे तो बीजेपी को फायदा हो रहा है ना, सीधा सीधा। अगर करते हैं, जब आप राष्ट्रवादी पार्टी होने का दावा करते हैं तो आप पे ज्यादा जिम्मेदारी है। आप ही तो दावा करते हैं कि हम भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी हैं, हम हिंदुओं की पार्टी, हम भारत, वो नेशन फर्स्ट है हमारे लिए। नेशन फर्स्ट है तो अगर जो नेशन में कोई अब बीज बोया जा रहा है कि वो नेशन के नाम की चीज को एक दिन थोड़ा दिक्कत में पैदा होगी उसमें, तो उस बीज के वो पेड़ बने उससे पहले काटिए। नफरत की बीज पालने की लेकिन ये अभी तो एक अजम्पशन ही है ना, इसके कोई उसके हमारे को वो नहीं दिखाई दे रहे ना। वो तो डायरेक्टली बोल गए ना। आप और हम स्टडी है, अजम्पशन नहीं है कि ऐसा होगा, पर ऐसा कुछ होता दिखे तब तो कोई कार्रवाई आगे बढ़ाई। वो तो डायरेक्टली बोल गए। अरे अजम्पशन नहीं है। अगर जो अजम्पशन है तो आप बड़े भोले हैं। फिर तो इस देश का बंटवारा इसी चीज पे हुआ था। अजम्पशन नहीं, वो केस स्टडी है। उसको केस स्टडी करिए। आपकी मुस्लिम लीग ने कैसे भारत को बांटा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि आज का मुसलमान क्या कर रहा है और उसके लीडर क्या कर रहे हैं। उस केस स्टडी से पता चल जाएगा ओवैसी क्या कर रहे हैं। ये अजम्पशन नहीं है बिल्कुल। अग्रीड, आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी फिलहाल के सिनेरियो में ओवैसी के होने से बीजेपी को फायदा ये मिल रहा है कि बाकी जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं वो सब मुस्लिम वोट बैंक पे डिपेंडेंट है। और ओवैसी क्या कह रहे हैं, उन लोग उनके वोट बैंक को सेंध मार रहे हैं। जैसे लेकिन कहा ये अखिलेश यादव ने तो कह दिया हम एमवाई नहीं, अब तो पीडीए के समीकरण पे चुनाव बिल्कुल ठीक है, उनको वो कहने की बात अलग है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आप कभी भी देखिएगा कोई भी मुस्लिम मुद्दा उठेगा, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता वहां किसी भी डिबेट शो में लबक के उसको अपना लेगा कि ये मुद्दा मेरा पर्सनल मुद्दा है, मुस्लिमों के बारे में। एमवाई क्या यूपी में समाजवादी पार्टी को 37 सीट मिली लोकसभा में, तो वो सिर्फ मुसलमानों की वजह से थोड़ी मिली हैं। उसमें बहुत सारे और पीडीए उस समय बहुत सारे लोगों ने आपकी बात से अग्रीड हूं, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक को अपना वोट बैंक मानते हैं। समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या कोई भी अभी जो पार्टी है, चाहे ममता बनर्जी बंगाल में हो, किसी भी स्टेट में चले जाइए, मुस्लिम वोट को वो अपना वोट बैंक मानते हैं। लेकिन शिवपाल यादव ने जब यही बात कही गई समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से कि हमें मुस्लिम चाहिए, वोट बैंक
चाहिए, उनके बिना जो है वो कुछ नहीं हो पाएगा। तो शिवपाल यादव आते, वो कहते हैं अकेले दम पे लड़े थे, अकेले दम पर ही हम जीत हासिल कर लेंगे। तो क्या एमवाई अब भूल गए हैं जो नहीं, ये सब कहने की बातें सिर्फ हैं। कहने की बात है। अंदरूनी मामले में यही है कि इनका कैलकुलेशन ऐसे होता है कि बीजेपी 38-39% वोट लाती है, हमारा 20% इंटैक्ट है। मुस्लिम वोट 20%, हमें 17-18% पे मेहनत करनी है, तो उसके लिए उन्होंने पीडीए जोड़ा, इधर उधर कर रहे हैं, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि वो 20% तो हमारा है ही, ये कहीं नहीं जाने वाला है। ओवैसी इतनी कोशिश करने के बाद भी यूपी में कुछ भी कर पाए, पर वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो सेंध मार ले, कुछ तो सेंध मार ले। तो बिहार और बीएमसी चुनाव से उनके हौसले भी बुलंद होंगे। मुझे ये बताइएगा, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है असदुद्दीन ओवैसी का बयान ऐसे ही नहीं आता, हमेशा आता है तो बीजेपी की रणनीति पे आता है, यानी कि बीजेपी की बी टीम है। ये देखिए, ये कोई नए आरोप नहीं है। समाजवादी पार्टी लगाती आई है, कांग्रेस लगाती आई है। उनके जो फिक्स वोट बैंक है ना, जैसे किसी की एफडी होती है तो उसको उसका सिक्योरिटी रहती है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपने किसी बैंक में एफडी करी है तो वो आपको मिलेगी, वो जाएगी नहीं। उसी प्रकार से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश और केंद्र के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखा जाए, हम देखते हैं, मैं उनकी तारीफ नहीं करता, मैं उनका दोस्त नहीं हूँ, मैं उनका दुश्मन नहीं हूँ, वो हमारे सह नागरिक है, इसी देश के वो भी नागरिक हैं। तो मैं अपनी विचारधारा को ध्यान में रख करके जो मैं उनको देख समझ पाता हूँ, इन पार्टियों के वोट कट रहे हैं। और चूंकि क्या है, लोकतंत्र में लोग ये नहीं समझ पाते। अच्छा, वोट कट रहे इसलिए ऐसा बयान आता है? नहीं, मैं देखिए, अब ये आप पे और दर्शकों मैं पूछ रही हूँ आपसे। मेरी बात कंप्लीट हो जाने दी, मैं बताता हूँ। लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जिसको कि बहुत सिरे से नकार दिया जाता है, वो होती है मैथमेटिक्स की। वोट जिसको ज्यादा मिलते हैं भाई वही चुना जाता है। सदन में जिसके सबसे ज्यादा विधायक या सांसद होते हैं उसकी सरकार बनती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ जनता सेंट्रिक है, और आपको जनता सेंट्रिक जनता आपको अपने केंद्र में नहीं रख रही है, आपको अपने विचारों में नहीं ले आ पा रही है, आप छिटक पिटक जा रहे हैं। चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, इनकी लड़ाई एक दूसरे लेवल की है। हालांकि हम किसी को करेक्ट करने या अपने दुश्मनों को करेक्ट करने के लिए नहीं आए, दुश्मन से तात्पर्य विपक्षी दलों से है, वो मेरे इसी देश के वासी हैं, हमारे वो दुश्मन नहीं है। लेकिन अगर वो सौहार्द बिगाड़ेंगे तो इस देश में संविधान परिपूर्ण है, उनको उनकी स्थिति बता देगा। अब आते हैं अपने इस पॉलिटिकल डिबेट की बात पे। तो देखिए क्या है ना कि केक ऑफ द पाई, सभी एक बड़ा हिस्सा लेना चाहते हैं, और वो बेचारी जो एफडी है इस देश की, जो आप समझ रहे होंगे दर्शक और आप भी समझ रहे होंगे किसकी तरफ मेरा इशारा है, उनका इन्होंने विकास कभी नहीं किया। मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास हो रहा है, ये हजम नहीं हो रहा है इसको। थोड़ी बहुत तो देखिए, एक परिवार में सारे सदस्यों की विचारधारा एक जैसी नहीं होती, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। इतना बड़ा 140 करोड़ का देश है, जिसमें कि बहुत सारे लोग जो है, कुछ लोग कोई नंबर बताते हैं, कुछ कोई बताते हैं, घुसपैठिए भी हैं। लेकिन सबसे आते महत्वपूर्ण बात पे कि भारत सरकार जो काम करेगी, मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार काम करेगी, वो डिफरेंशिएट तो नहीं करेगी, सभी के लिए करेगी। अब बड़ी पाई किसको मिल रही है, वो कर सकें ऐसा सबके लिए, पक्षपात या ना पक्षपात, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या असदुद्दीन ओवैसी जी कर सकें, पहले उस सीट पे तो आप आइए। उस सीट पे तो जनता ने आपको बीते 12 वर्षों से नकार रखा है, आपकी कहीं सरकार बन नहीं रही है। राहुल जी तो करीब करीब सेंचुरी के पास हैं हारने के लिए। अब क्या है कि ओवैसी जी जो है वो बड़े पिताजी की औलाद थे, उनके पास थोड़ा धन, एफडी ज्यादा थी, तो उन्होंने जो है पढ़ाई कर ली, वो बैरिस्टर हो गए। अब बैरिस्टर हुए तो पहले हमने सुना है कि आज़ादी से पूर्व कोई बैरिस्टर होता तो बड़ी इज्जत की बात होती है, और वो समाज के लिए काम करता था, यानी वो हैंड टू माउथ नहीं है, उसका पेट भरा हुआ है, तभी वो कम फीस ज़्यादा लेकर के समाज के लिए काम करेगा। अब बैरिस्टर साहब पता लगा कि भाई इनका पेट भी भरा है, लेकिन बाकी एफडी से पूरा इनको इंटरेस्ट और पूरी एफडी नहीं चाहिए, तो बेचारी जनता कहाँ जाए जो कि इनके लिए एफडी बनी हुई है। तो सारी लड़ाई जो है उसी एफडी के बीच में आ जाती है, घूम फिर करके, कि तू बड़ा कि मैं। आप इनको देख लीजिए सदन में, ओवैसी जी देखिए, जब महिला आरक्षण का मुद्दा था या 3 तलाक का मुद्दा था, उस समय देख लीजिए ओवैसी जी के लाभ, लक्षण और उनके चरित्र को देख लीजिए। और वंदे मातरम को लेकर के भी उन्होंने, अरे उनकी केपीआई क्या है कि परफॉर्मेंस, उनका इंडिकेटर जो है, कुछ भी अगर संविधान सम्मत हो या देश के बहुसंख्यक जनमानस के वो फेवर की बात हो तो उसका वो विरोध जरूर करेंगे। चलिए इतना तो ठीक है, समझ में आता है कि आप विपक्ष में हैं। आपकी कम्युनिटी के लोगों की भी जब भलाई की बात होती है तो आप उसमें अड़चन डाल रहे हो। अब जो जिस हमारे कार्यक्रम का जो मूल है, हमारे कार्यक्रम का जो मूल है कि बुर्के वाली प्रधानमंत्री, अरे नजमा जी थी इस देश की उपराष्ट्रपति थी, वो दोनों अपर हाउस की वो पीठासीन अधिकारी कितने समय तक रही हैं, क्या वो मुस्लिम नहीं थी? आप उनको कम मुस्लिम मानते हो? वो आपसे तो ज्यादा पढ़ी लिखी थी, ज्यादा सीनियर थी, ज्यादा भद्र थी, कभी शिकायत तो नहीं मिली मेरे होश संभालने से पहले का, और वो बहुत सीनियर नेता थी। लेकिन ओवैसी जी को क्या है कि बस मेरी दुकान चलती रहे, बाकी सब जाए चूल्हे भाड़ में, सीधी सीधी तो इतनी दुकान चलाने वाला ये बयान जो है ये यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से सामने आया। लेकिन देखना है इस पर वार पलटवार और कितना होता है और इस तरह का मुद्दा और कितनी दूर तक जाता है। खास मेहमानों के साथ हमने यहाँ पर चर्चा की है और इसी के साथ वाइंड अप करेंगे समापन का
मौका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।